बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बैत पीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो प्री मेच्योर मेम्ब्रेन रप्चर पे है। पहले तो इसकी मैं आपको क्लासिफिकेशन बता दूँ। ये बेसिकली दो टाइप्स की होती है। पहली जो टाइप है यानी जो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन PROM, उसमें क्या होता है कि जो फीटल मेम्ब्रेन की जो जो रप्चर होता है वो कम अज़ कम जो है ना मतलब लेबर स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले अगर हो जाए 37 वीक्स पे, तो उसको ये प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली जब वो डिलीवरी स्टार्ट होती है तो वो ज़ाहिर मेम्ब्रेन रप्चर होती है। लेकिन ये कि अगर डिलीवरी की जो प्रॉपर जो यूट्राइन कंट्रैक्शन से स्टार्ट प्रॉपर जो उसका जो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही अगर घंटा पहले ही जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए 37 वीक्स के जो है ना उस पर, तो फिर जो है ना इसको प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब प्रॉम कहते हैं। आमतौर पे 10 से 15% प्रेगनेंसी में होती है और इसमें ज़्यादा जो है ना बच्चे को और माँ को इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ठीक है। फिर दूसरी जो है टाइप है, क्लासिफिकेशन है, मतलब वो ये है ना कि प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। यानी अगर आप कहीं जो है ना ये लिखा हुआ पढ़ें पी 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 प्रॉम, यानी कि 2 बार पी और फिर ROM प्री मेच्योर, मतलब उसको प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये बेसिकली ये ना कि अगर 37 वीक्स जो है ना, 37 वीक्स बेसिकली एक तरह का कंसिडर किया जाता है एक सेफ पीरियड के। उसके बाद अगर मतलब वो जो डिलीवरी हो तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। तो अगर तो 37 वीक से पहले ये जो फीटल मेम्ब्रेन की रप्चर हो जाए तो ये जो है ना ये थोड़ी और इसमें ज़्यादा ख़तरा हो सकता है माँ और बच्चे को। तो ये आमतौर पे 2% प्रेगनेंसीज में होती है। ठीक है। तो इसमें यह ना कि मैं आपको है ना इसकी फिर मतलब कॉजेज़ और सिम्टम वगैरह बताऊँगा। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में थोड़ी तफसील से बात करूँगा। तो सबसे पहले तो इसकी कॉज पे आ जाते हैं कि ये क्यों होता है। ठीक है। बेसिकली तो जब लेबर मतलब जब स्टार्ट होती है, जब बच्चा की जो डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जो बच्चा बेसिकली, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है कुछ, तो उसमें आपको पता होगा कि जो बच्चा जो है ना माँ के पेट में जो है ना एक वो एमनियोटिक सैक में होता है। ठीक है। मतलब एक तरह का उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसमें बच्चा आसानी से मतलब फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है। एक तरह का वो क्वेश्चन होता है। फिर वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड के इर्द गिर्द जो मतलब ज़ाहिर है उसको एक तरह की क्लोज रखने के लिए मतलब एक तरह की झिल्ली होती है जिसको मतलब जो है ना वो जो मेम्ब्रेन जिसको मतलब कहते हैं, उसमें एमनियन और कोरियन जो होती हैं बेसिकली उनके जो नाम है। ठीक है। तो वो जब फटती हैं बेसिकली वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जब लेबर स्टार्ट होती है। ठीक है। तो उसमें फिर जो है ना वो ऑटोमेटिकली एक तरह की वीकनिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो है ना जो उसके जो मेम्ब्रेन्स की, ठीक है, और उसमें जो कोलेजन टिश्यू होता है मतलब जो उसके स्ट्रक्चर में, तो वो जो है ना एंजाइम से के वजह से वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर लट से ये प्री मेच्योर सारा कुछ हो जाए तो जो एक तरह का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ना मतलब एक अर्ली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो वो अर्ली एक्टिवेट किस वजह से होता है, मतलब खुदा न खासा कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें जो है ना उसमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं तो वो जो है ना हमारा साइटोकिन जिनको कहते हैं वो एक जो फीटल मेम्ब्रेन को जो है ना उसको वीक कर देते हैं। ठीक है। फिर यह कि कुछ ख़वातीन में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, मतलब जेनेटिक मतलब एक तरह की मतलब जो है ना विरासती ये बीमारी भी का मतलब सबब बन सकती है। ठीक है। इसमें फिर रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर ये है कि फिर मतलब ये कॉजेज या रिस्क फैक्टर मतलब इसमें को इकट्ठे ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो रिस्क फैक्टर जो है ना उसमें ये होता है कि अगर तो खातून एक स्मोकिंग करती है, ठीक है, ख़ास तौर पे अगर उसकी प्रेगनेंसी के जो 28 वीक से पहले, तो उसको फिर ज़्यादा इसका चांस है। ठीक है। मतलब प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का। ठीक है। तो फिर यह कि अगर प्रीवियस मतलब पिछली कोई प्रेगनेंसी में अगर इस तरह की हिस्ट्री हो, ठीक है, या प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल ब्लीडिंग हो जाए, या फिर लोअर जेनिटल ट्रैक्ट मतलब इन्फेक्शन अगर हो जाए, इन्फेक्शन का जो है ना वो काफ़ी जो है ना एलिमेंट हो सकते हैं इसमें। ठीक है। फिर यह कि अगर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर किए जाएँ प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है, उसका भी एक तरह की ये रिस्क फैक्टर है। ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा फिर पॉलीएडेमिया जिसमें ज़्यादा पानी भर जाता है जो ना उसमें वो यूट्रस के अंदर, तो वो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड वो ज़्यादा, तो वो जो है ना वो एक रिस्क फैक्टर है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे पॉलीएडेमियास के बारे में भी वो वीडियो अपलोड की हुई है, वो उम्मीद है आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो वो काफ़ी मालूमाती वीडियो है, तो वो देख लें, लिंक जो है ना उसका आई बटन में आ जाएगा, ठीक है। फिर लेट से किसी खातून की मतलब ट्विन प्रेगनेंसी है, ज़्यादा मतलब ट्विन या उससे ज़्यादा ट्रिपलेट्स हैं, तो फिर उसको भी चांस है इसको मतलब प्री मेच्योर रप्चर का, ठीक है। फिर सर्वाइकल इनसफिशेंसी कंडीशन होती है, मतलब उसका सर्विक्स जो है ना वो मतलब थोड़ा वो मतलब बिल्कुल टाइट नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से भी ये चांस है। अब इसकी मैं सिम्टम बताता हूँ। सिम्टम में ये होता है कि पहले तो ये आमतौर पे जो प्रेग्नेंट लेडी को ये फील होता है कि जो ना उसका एकदम से उसके अंदर से ना मतलब वजाइनल फ्लूइड लीक कर है, मतलब उसको आम जो इंग्लिश के लफ्ज़ों में ब्रोकन वाटर कहते हैं, ठीक है। और मतलब वो बड़ी पेनलेस सेंसेशन होती है, और अचानक फ्लूइड वजाइनल फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कि कुछ लड़कियों में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम भी हो जाती हैं, जैसे जो फ्लूइड जो अचानक के बजाय आस्ता आस्ता भी लीक होना शुरू हो जाए, ठीक है। और उसके जो उसने अंडरवेयर या पैड पहना उसके जो ना उसको गीला कर सकता है, ठीक है। फिर जब खातून जब उसका फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, जो स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं वो जो है ना उसको वॉल्स को सेपरेट करके, तो उसमें जो ना वो जो उसमें जो फ्लूइड जो ना एक तरह का वो पता चल जाता है ड्रेन होता हुआ, ठीक है। तो इसमें आमतौर पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ना वो जो एग्जामिनेशन काउच पे ना खातून को 30 मिनट्स तक रखें, ताकि जो ना अगर जो ना मतलब जो ना कि वो उसकी मतलब फ्लूइड लीक कर रहा है तो उसकी वो पूलिंग वो पता चल जाए, मतलब वजाना टॉप ऑफ द वजाना पे, ठीक है। फिर ये कि जो उसका ये भी है कि जो है ना मतलब जो है कि अगर नॉर्मल जो वजाना डिस्चार्ज नहीं हो, ठीक है, मतलब उसकी जो है तो जिसको वॉश क्लीन कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना उसकी वो एक तरह का रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को सजेस्ट करता है, ठीक है। आमतौर पे ख़वातीन को हम कहते हैं जी आप खांसी करें तो अगर तो वो एमनियोटिक फ्लूइड उसमें वो रप्चर मतलब आया तो वो नीचे एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो प्री मेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन या पी प्रॉम में मतलब जो है प्री टर्म रप्चर में, तो हम डिजिटल एग्जामिनेशन अवॉइड करते हैं, ताकि मतलब जो है ना वो इन्फेक्शन का वो ख़तरा ना हो, ठीक है। क्योंकि वो जो ना कि वो लेटेंसी पीरियड रिड्यूस कर देता है, मतलब जो ना रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और जो ना मतलब लेबर की जो ऑनसेट पे, ठीक है, इस वजह से इन्फेक्शन का खतरा होता है। अब जो है ना मैं इसकी फिर मैं टेस्ट पर अब बता देता हूँ, ठीक है। आमतौर पे इसके लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो है ना वो जैसे सिंपल मैंने बताया स्पेकुलर एग्जामिनेशन से वो पता चल जाता है, ठीक है। तो मतलब फिर में कि हम उसका फ्लूइड आई वजाइनल स्वैब ले लेते हैं, मतलब फ्लूइड सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। उसमें जो है ना इन्फेक्शन का वो जो पता चल सकता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस आमतौर पे इन्फेक्शन वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो जो मतलब जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस की कॉज होती है, तो वो जो है ना वो उसका जो है ना वो मतलब जब हम वजाइनल स्वैब लेते हैं तो उसमें वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया डिटेक्ट हो सकता है। फिर कुछ और टेस्ट आते हैं जो मैं समझता हूँ आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फॉर्निंग टेस्ट आता है कि अगर आप मतलब सर्वाइकल सिक्रीशन को एक ग्लास स्लाइड पे वो रखें, तो उसको ड्राई करने के लिए रखें, तो वो जो ना वो एक फन सा पैटर्न बन जाता है, तो मतलब जो है ना इसके अलावा कुछ और पीएच वगैरह के टेस्ट हैं वो इतने कॉमनली नहीं यूज़ होते कि क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की तरह पीएच हाई होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लिए नॉलेज के लिए इतनी काफ़ी है, ठीक है। अब इसकी मैं मैनेजमेंट पे आ जाता हूँ कि क्या मतलब जब इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो अगर तो आम तौर पे तो ये है कि 60% केसेस में आमतौर पे जब ख़ास तौर पे 37 वीक्स के जो मतलब प्रेजेंटेशन हो, मतलब जो है ना उसकी जो खातून का, तो फिर यह आमतौर पे वो लेबर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर तो लेबर 24 घंटे हो गए हैं तो स्टार्ट नहीं है, तो जो है ना वो हम उसको इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब लेबर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बोला 37 वीक्स से के बाद जो इतना वो रिस्क नहीं होता, ठीक है। तो अगर तो फिर लेकिन अगर लेट से कि उसके जो जेस्टेशनल पीरियड कम है, 34 वीक्स से कम है, ठीक है,
तो हम जो है ना वो हम ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो है ना अगर इन्फेक्शन का चांस नहीं हमें महसूस होता तो फिर यानी कि ये हमारी ये कोशिश होती है कि जेस्टेशन पीरियड प्रॉपर हो जाए, मतलब 36-37 वीक्स का, तो तभी वो उसका वो लेबर का वो प्रोसेस स्टार्ट हो। ठीक है, तो अब ये कि फिर जैसे मैंने बताया 36 वीक्स 37 वीक्स के बाद स्टार्ट होता, फिर यानी कि अगर 24 से 48 घंटे में लेबर स्टार्ट नहीं होती है तो फिर हम इंड्यूस कर देते हैं लेबर, तो क्योंकि यानी कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए पीरियड तो फिर इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है, तो लेबर इंड्यूस कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर तो खातून जो 34 से 36 वीक्स के दरमियान है, ठीक है, तो मतलब ये कि हमारी कोशिश यही होती है कि 36 वीक्स तक उसका पीरियड पहुंच जाए। ठीक है, और लेकिन ये कि चूँकि अगर उसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो फिर इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, तो अगर न्यू नेटल केयर का मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल में जिसमें मैनेज हो रही है खातून, तो उसको मतलब जो है कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए तो हम 34 वीक्स पे भी लेबर इंडक्शन का कह सकते हैं। ठीक है, और फिर स्टीरॉयड्स का कोर्स कराते हैं ताकि बच्चे की लंग्स मैच्योर हो जाएं। ठीक है, तो फिर यह कि उसमें मतलब अगर ग्रुप बी सस्पेक्टेड हो बैक्टीरिया तो फिर उसके के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन पेनिसिलिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, और फिर ये कि मतलब जैसे मतलब इसमें यही ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो अगर अगर मतलब 33 वीक से कम है, मतलब कुछ लड़कियों में बहुत जल्दी हो सकती है, 24 वीक्स के बाद भी हो सकती है, तो फिर तो उस वक्त ज़ाहिर है बच्चे का बहुत रिस्क होता है प्री मेच्योर पैदा होने का, तो फिर वो काफ़ी वो मतलब एक तरह का ख़तरा हो सकता है कि बच्चा शायद सर्वाइव ना कर सके। तो फिर ये प्रोफाइलेक्टेड हम और पहले से एंटीबायोटिक का कोर्स करा सकते हैं 10 दिन, फिर स्टीरॉयड दे देते हैं ताकि जो ना बच्चे के कोर्टिकोस्टीरॉयड ताकि लंग में चोटी हो जाए। ठीक है, तो फिर यह कि जब बच्चे का मतलब जेस्टेशनल एज 34 वीक्स तक पहुंच जाए तो फिर हम नॉर्मल उसका लेबर का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी ट्रीटमेंट होगी। बार कॉम्प्लिकेशन भी बताता हूँ, एक तो ज़्यादा इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है, फिर यह कि इसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ओलिगोएडेमिया, मतलब जो है ना अगर तो ख़ास तौर पे जो जेस्टेशनल एज कम है 24 वीक से कम है तो पानी की कमी हो सकती है जो अमनियोटिक फ्लूइड की। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, वो बड़ी मालूमाती वीडियो है ओलिगोएडेमिया पे। ठीक है, फिर ये दायर है अगर तो बहुत जल्दी अगर मतलब ये मतलब प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन में चूँकि बच्चों को ज़्यादा ख़तरा होता है तो फिर मतलब प्री मेच्योरिटी की वजह से मतलब जो है ना सेप्सिस का भी ख़तरा होता है, मतलब इन्फेक्शन का, और उसके लंग जो है ना पल्मोनरी एपोप्लेजिया जिसको कहते हैं वो डेवलपमेंट का ना डेवलप होने का वो ख़तरा होता है, तो फिर ज़ाहिर है बच्चे को बहुत रिस्क हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है ना कॉम्प्लिकेशन में प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकती है जिसमें हमारा प्लेसेंटा जो है ना उससे जो है ना सेपरेट हो सकता है, एक मतलब है उसकी अपनी जो लोकेशन से अलग हो सकता है, और इसका जो है ना उसको मतलब जो है ना वो भी खतरे वाली बात हो सकती है, पार्शली या कम्प्लीटली सेपरेट हो सकता है। इस पर भी मैंने प्लेसेंटल अब्रप्शन पे भी वीडियो बनाई है, काफ़ी मालूमाती वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर यह कि अम्बिलिकल कार्ड प्रोलैप्स हो सकता है, वो जो है ना वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन है, मतलब जो अम्बिलिकल कार्ड बेसिकली प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होती है, जिससे बच्चे को जो सारी न्यूट्रिशन और वो जो जाती है सारा मतलब प्लेसेंटा से, मतलब वो सारा जो न्यूट्रिशन का सिलसिला जाता है, तो फिर ज़ाहिर है अगर अम्बिलिकल कार्ड प्रोलैप्स हो जाएगी तो फिर बच्चे को और ख़तरा हो सकता है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो जनाब प्री मेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन्स के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर जो है ना कमेंट में पोस्ट कीजिए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।